वेलकम अगेन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, वहाँ पे टू डी वेक्टर और 3D वेक्टर की बात की थी। तो टू डायमेंशनल वेक्टर जिसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और थ्री डायमेंशनल वेक्टर जिसे थ्री कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, उसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, एक वेक्टर को रिजोल्व किया था। थोड़ा सा वो कर देते हैं। जैसे ए वेक्टर है, अगर उसको ऐसे रिजोल्व करते हैं, मान लो ये दे रखी है y एक्सिस और ये x एक्सिस, कोई वेक्टर है a वेक्टर, उसको हमने रिजोल्व किया था। अगर हम a वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो ये बना था हमारा a cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, और ये वाला बना था a sin थीटा। इसके बारे में कल हमने बात कर ली थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। तो उसके बाद अभी क्या आता है कि मान लो एक वेक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वो सही बात है, लेकिन अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो अलग अलग डायरेक्शन में और किसी एंगल पे रिजल्टेंट आएगा, किस एंगल पे रिजल्टेंट आएगा, वो सब देखने के लिए अभी तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी कोई कह दे हमें कि एक डायरेक्शन में एक वेक्टर दिया हो गया, दूसरी डायरेक्शन में, अभी तक तो हमने सम किया था कि ए वेक्टर, अगर मान लो सी वेक्टर निकाल रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे हमने सम कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सी वेक्टर आया है, जो सी वेक्टर यहां से आएगा, वो इन दोनों का सम जैसे भी होगा वो किस वे से होगा। अब उसकी बात करते हैं कि दोनों दो वेक्टर की डायरेक्शन अलग है। अगर ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग है, किसी एंगल पे है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर थोड़ा सा, मान लो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन में कैसे कैसे चीजें होंगी, उसके बारे में आज हम अच्छी तरह से बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है और कैसे ये सब चीजें हम कर सकते हैं। कि एक दो वेक्टर की बात की कि एक एंगल पे, इस एंगल पे हैं दो वेक्टर, तो हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम कहेंगे कि अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे दिए हुए हैं, कोई एंगल यहां पे आ जाता है, किस एंगल पे दे रखे हैं, तो उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना पैरेललोग्राम लॉ से हम सिंपली निकाल सकते हैं। तो वो निकालना कैसे हम निकाल सकते हैं और उनके बीच एंगल के साथ उनका रिजोल्यूशन क्या होगा, उनके जो रिजल्टेंट आएगा उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो सब चीज आज सीखेंगे। बिल्कुल एक आर्टिकल करेंगे और उसके साथ साथ उसके रियल प्रॉब्लम्स भी करेंगे कि वो कैसे अप्लाई होता है, और उसके बारे में आज अच्छी तरह से देखेंगे कि वो कैसे कैसे होती हैं। तो यहां पे मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, मान लो वो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, आप इसे ऐसे मान सकते हो, और एक बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर दे दिया, ये बी वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में। दो वेक्टर हमें दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगाएंगे, तो इस वेक्टर के पैरेलल लाइन हम खींचेंगे एक, इतनी ही, जितना ये वेक्टर है इसकी लेंथ का ये ए वेक्टर हो जाएगा, और इसके वेक्टर के पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो ऐसे हम इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, जो ये स्ट्रेट लाइन होगी, हमेशा ध्यान रखना ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है कि ये बी वेक्टर सेम इतनी ही लेंथ का होगा। पैरेललोग्राम लॉ आपको बताया है, नहीं बताया तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, दो वेक्टर का सम करना। लेकिन जो इन दोनों का सम आएगा वो होता है रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट क्या होगा, यहां इन दोनों का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेल है दो वेक्टर्स का, उसको, और पॉइंट ऑफ हेड्स है, अगर हम इमेजिनरी बात करें, वहां से उसको जो मिलाएंगे, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो कहलाएगा, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसको हमेशा हम कहते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट आ गया, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तब दिक्कत आती है। वेक्टर फॉर्म में तो हम सम कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में तो हम इस वेक्टर को और इस वेक्टर को सीधा सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो उस मैग्नीट्यूड की बात करने के लिए हमें इस वेक्टर को रिजोल्व करना होगा इसके कंपोनेंट में, और हर डायरेक्शन के रिजोल्व कंपोनेंट हैं उनको ऐड करके फिर मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि ये वेक्टर है, जो ये एंगल थीटा है, मान लो इनके बीच एंगल थीटा है,
जिस एंगल पे ये वेक्टर झुका हुआ है। अब जो रिजल्टेंट है, मान लो वो अल्फा पे इसके साथ एंगल बनाता है, रिजल्टेंट ने इसके साथ अल्फा एंगल बनाया, और मान लेते हैं कि ये वेक्टर, जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर इसके साथ एंगल बीटा बनाता है। ठीक है, सिंपल मान लेते हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट का जो वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट जो इसके साथ एंगल बनाता है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर ये वेक्टर ज्यादा है तो इसकी तरफ हो जाएगा, अगर ये वेक्टर कम है तो इसकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट सेंटर में तभी रहेगा जब दोनों बराबर होंगे, वरना डायरेक्शन उसकी तरफ चली जाएगी जिसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, वो रिजल्टेंट उसकी तरफ झुक जाएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं कि जो अल्फा है, थीटा है, उसके साथ जब आर की वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो कैसे आएगा, और उसकी बात करेंगे आज पूरे चैप्टर्स में। अब हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसके पैरेलल करें, और यहां से एक परपेंडिकुलर डालें इस लाइन पे, तो हम मान लो इसको नाम दे देते हैं, यहां से हम इसको O कह देते हैं, इसको P कह देते हैं इस वेक्टर को, और इसको Q। तो ये OQ वेक्टर B वेक्टर है, जो ये मैंने यहां पे लिख दिया, ये B वेक्टर है, और OP वेक्टर A वेक्टर है। तो यहां पे लिख देते हैं कि OQ क्या है, OQ जो वेक्टर है वो क्या है, B वेक्टर है, और OP जो वेक्टर है वो क्या है, A वेक्टर। लिख दिया हमने कि A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर हमने जब डाल दिया यहां पे, अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हम इसको नॉर्मल वेक्टर n मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसको नॉर्मल वेक्टर n माना। ऐसे ही हम एक रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट की वैल्यू को, इस एंगल को उसके साथ रिलेट करने के लिए यहां पे भी हम एक नॉर्मल डाल लेते हैं, क्योंकि इस एंगल का भी रिलेशन दिखाना है। तो इस एंगल का रिलेशन दिखाने के लिए हमें एक 90 डिग्री एंगल चाहिए, क्योंकि तभी तो कंपोनेंट में डिवाइड कर पाएंगे हम उस चीज को। तो यहां पे भी एक नॉर्मल डाल लेते हैं, हम इस पॉइंट को नाम देते हैं m। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो r वेक्टर पे नॉर्मल है वो है pm, और जो a वेक्टर के ऊपर नॉर्मल है वो है, इसको हम r दे सकते हो आप, PQR। ठीक है, POPQR। ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हो, R कुछ भी दे दो, आप R दे दो या S दे दो, कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दो। हम यहाँ R तो सॉरी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं S, क्योंकि R पहले आ गया तो हम रिपीटिशन नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। बस आपको इस फिगर को समझना है, आंसर अपने आप आते जाएंगे। बिल्कुल आसानी से इस फिगर पे फोकस रखना है और आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और फिजिक्स में पूरा ऐसे ही है, अगर आपको फिगर समझ आ जाता है तो आप आंसर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि OP वेक्टर है, जो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है O N तक जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे, ये पूरा जो वेक्टर है, ये पूरे वेक्टर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन इस OP की हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो हम Pn को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि किस तरह से वेक्टर का हमें रिजोल्यूशन निकालना है, किस तरह से उसका कंपोनेंट निकालना है, उसके लिए हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं A वेक्टर की, A वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, B वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अगर हम बात करेंगे OP निकालने की कोशिश करते हैं यहां से। अब क्या है कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, यहां से B वेक्टर निकल जाएगा ना इस ट्रायंगल का यूज करके, क्योंकि ये साइड और ये साइड दी हुई है। तो यहां पे एक क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, बेस का स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे ये है, और एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से जो हम SP की वैल्यू निकालेंगे B वेक्टर की, हमें B वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे SP वेक्टर,
क्योंकि हमें बी वेक्टर भी चाहिए और ए वेक्टर भी चाहिए। हम ए वेक्टर भी निकाल लेंगे, पहले बी वेक्टर की बात करते हैं कि बी वेक्टर हमारा कैसे आएगा। अगर हम बी वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो बी भी निकाल लेंगे, पहले हम ए वेक्टर निकालते हैं यहां से। अगर हम ए वेक्टर की बात करते हैं तो यहां से यहां पे बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, पीएस का स्क्वायर, पीएस का स्क्वायर इज इक्वल टू, पीएस का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। अगर ट्रायंगल की बात करें, किसकी, इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी एस पी एन की, ट्रायंगल एस पी एन। लेकिन अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं बड़े वाला, ये ट्रायंगल भी तो है, ये देखो इसके साथ अल्फा एंगल बनाया गया है इसका, और ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एस ओ एन। अगर ट्रायंगल एस ओ एन की बात करें तो क्या होगा, पी ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर। क्योंकि हमें तो रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने से मतलब है, रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, ओ एस, तो यहाँ पे ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर, एन एस का स्क्वायर। ठीक है, यहां आपको समझ आ गया कि ओ एस का स्क्वायर क्यों निकाला, हमें आर की वैल्यू चाहिए, ए बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, पर हमें मेन तो आर की वैल्यू ही चाहिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज करके हम इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एस, ये वाला एंगल ये है, ये एंगल बना हुआ है 90 डिग्री ये है, तो यहां पे जब हम बात करेंगे ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर, दैट इज, यहां पे आपको समझ आ रहा है फिगर से। तो यहां पे ओ एस का स्क्वायर, ओ एस का स्क्वायर क्या है, ओ एस को ऐसे रखो, ओ एस का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर क्या है, पी एन की वैल्यू हमें पता नहीं है पूरा, हमें ओ पी का पता है, तो यहां पे ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहां पे क्या होगा, ओपी प्लस पी एन इसका स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर। देखो यहां पे आपको एक चीज सोचने की है, ओपी इस प्लस ये, तो टोटल क्या बन गया, ये पूरा बन गया। यहां पे हम लिख भी देते हैं, ओ अगर ओ एन निकालना है तो ओपी प्लस पी एन, यहां पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये कहां से आया, ठीक है। यहां पे ओपी प्लस पी एन, अगर हम ओपी की वैल्यू निकालें, ओपी हमें निकालना है, ये ए वेक्टर है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस पी एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पी एन यहां पे जाओ, पी एन क्या है, पी एन इसमें है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर हम रिजोल्यूशन वेक्टर में हमने जो पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है, एस पी की वैल्यू है, और हमें ये और ये कंपोनेंट निकालना है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो कोस थीटा हो जाता है, तो ये बी वेक्टर कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, सॉरी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा हो जाता है, और ये बी कोस थीटा। आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद HHB लगाते हो आप, तो इसमें क्या है, ये हमें निकालना, ये दिया हुआ है, तो SN क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, ये हमें निकालना है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, तो यहां से PN डिवाइडेड बाय B, तो P बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा, तो इसके लिए कोस थीटा आ जाएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। देखो यहां से ये साइन थीटा होता है, तो यहां से हमारा साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए इसको बी साइन थीटा और इसको बी कोस थीटा। तो यहां से हम बी वेक्टर कोस थीटा इसको लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर,
जो एन एस है ये परपेंडिकुलर है, तो ये बी साइन थीटा है। तो यहां पे हम बी वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें कि उसका कुछ कंपोनेंट नहीं है तो उसको सिंपल स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन यहां पे हमने देखा कि जो ओ एस की वैल्यू निकालनी है, ओ एस का स्क्वायर, दैट इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर। अगर बात करें हम रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर करें तो वो जो रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कि कहने का मतलब मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम अगर इसकी निकालने, बिल्कुल आसान है, अगर निकालने की कोशिश करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, इसका क्या होगा ए वेक्टर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दो, वेक्टर को छोड़ दो अभी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा प्लस 2ab कोस थीटा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहां पे बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप यहां देख सकते हो हमारे पास आ गया। अब ए बी दो जगह पे कॉमन है, इनमें से निकाल लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे प्लस 2ab कोस थीटा। अब आपको ध्यान होगा मैंने आइडेंटिटी बताई थी मैथमेटिकल टूल में, वो हमेशा काम आएंगी, वो इसीलिए बताई थी। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 और ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार। तो रिजोल्यूशन वेक्टर जब हम निकालते हैं तो यहां पे जो r की वैल्यू आएगी, r वेक्टर यहां से आएगा, तो वो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट। तो r का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा, वो पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। और जो थीटा एंगल होगी वो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहां पे थीटा एंगल नहीं, सॉरी, एंगल जो अल्फा है वो उसकी डायरेक्शन होगी, उसका भी निकालेंगे कि अल्फा एंगल कैसे निकलेगा, तो उसकी भी बात करेंगे। यहां पे हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करके अल्फा एंगल निकाल दिया, तो यहां से हमारा रिजल्टेंट आ गया कि कोई भी अगर हमें वेक्टर दिया गया है, अगर दो वेक्टर दिए गए हैं किसी एंगल थीटा पे एक दूसरे के साथ, तो अगर हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है तो वो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। यहां पे स्क्वायर रूट है a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। यहां तक का हमारा काम हो गया कि हमें दो वेक्टर दिए गए हैं एक डिफरेंट एंगल पे थीटा पे। अब बात आती है कि ये जो अल्फा है इसकी जो डायरेक्शन है इन वेक्टर के साथ, वो हम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हमें निकालनी चाहिए। अब अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं किसके बीच, अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं कि ये अल्फा कैसे वेरी होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। यहां से हमने रिजल्टेंट निकाल दिया, अब रिलेशन की बात करेंगे। आप देखोगे यहां पे ना हमने दो परपेंडिकुलर डाले हैं, ये वाला और ये वाला। अगर यहां पे दो परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहां पे देख सकते हो जो ये ट्रायंगल है ONS और PNS, इनमें ना एक चीज कॉमन है, जो ये वाली, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो यहां से रिलेशन बन सकता है। और ये जो साइड है ये PM जो परपेंडिकुलर है, ये इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहां से हम इस अल्फा और बीटा का रिलेशन दिखा सकते हैं, यहां से हम अल्फा और थीटा का रिलेशन दिखा सकते हैं। यही हमें दिखाना है। जब साइन के साथ इनका रिलेशन निकाल देंगे तो दैट इज द साइन लॉ, और साइन लॉ ही हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो ये अल्फा आएगा कितना आएगा और किस एंगल पे आएगा, वही हमें निकालना है। वही डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी। अब बात करते हैं ट्रायंगल SON में, ट्रायंगल SON की बात करें तो यहां पे जो SN है, SN क्या है, SN
Sn इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यहां पे Sn इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। और यहां पे अगर बात करें Pn की, Pn क्या हो गया, b cos थीटा, Pn इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। अगर इसी के अंदर जाएं SON के अंदर, ONS या SON, यहां पे अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये वाला क्या देगा, R ये एंगल झुका हुआ है ना, ये क्या था, बीटा था, तो B sin थीटा आ गया। अब ये R है, अगर इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा इसके साथ, तो ये अल्फा क्या होगा, R जो वेक्टर, R वेक्टर कोस अल्फा, नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन वाला। अगर ऊपर वाले कंपोनेंट की बात करेंगे उस वाले की, तो R साइन अल्फा, तो यहां से R वेक्टर साइन अल्फा आ जाएगा, तो Sn यहां से क्या आ जाएगा, R साइन अल्फा, ठीक है। इसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जरूरत का नहीं है। अब देखो दोनों में Sn है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो B साइन थीटा इज इक्वल टू R साइन अल्फा, ठीक है। एक आ गया रिलेशन। अब दूसरे रिलेशन की बात करें, अगर इनको हम एक दूसरे के साथ ले जाएं तो क्या, इसको थीटा को नीचे, तो B बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू R बाय साइन थीटा, तो एक रिलेशन तो ये बन गया, ठीक है। सिंपल समझ गए होगे ना, Sn की निकालना हमने, Sn एक बार इस थीटा का यूज किया, अगर इस थीटा का यूज करते हैं तो Sn आएगा B साइन थीटा। अगर इस अल्फा का यूज करते हैं इस ट्रायंगल में बड़े वाले में, तो यहां से तो क्या आएगा, अल्फा, दूसरा क्या आ जाएगा, R साइन अल्फा, ठीक है। ये आ गया, हमने निकाल दिया क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और सिमिलरली अगर बात करें ट्रायंगल OPM, इसकी PMO और PMS, तो ट्रायंगल यहां पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PMO और एंड ट्रायंगल PMS। तो PMS में कॉमन क्या है, MP, और वही निकालना है दोनों साइड से। अगर MP निकाल देंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये अल्फा एंगल है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे जो इसका कंपोनेंट जाएगा, परपेंडिकुलर के कंपोनेंट जाएगा, तो ये कंपोनेंट साइन होगा, और जो बेस होता है उसका कंपोनेंट कोस होता है। तो यहां पे जो साइन आएगा, एक बार एंगल A का यूज करेंगे, एक बार एंगल B का यूज करेंगे, तो A एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा, और यहां से जो आएगा B एंगल साइन बीटा, तो यहां से दोनों को बराबर कर देंगे, तो MP इज इक्वल टू A साइन अल्फा, और MP जो दूसरी तरफ से आया वो क्या होगा, B साइन बीटा। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों साइड, एक साइड इक्वल है तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पे हम A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा, बीटा और B में डिफरेंस रखें, ये B है कैपिटल B और ये बीटा ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पे हम अगर एंगल को नीचे ले जाएं, A बाय साइन अल्फा, सॉरी A बाय साइन बीटा और इज इक्वल टू B बाय साइन अल्फा। तो यहां से जो A तो A बाय साइन बीटा, A के सामने वाला एंगल वो बीटा नीचे आ जाएगा, और B बाय जो B के सामने वाला एंगल है, ये जो B की साइड के साथ कोई जुड़ा नहीं हुआ, ये वाला अल्फा इसके साथ आ जाएगा। तो यहां से हम रिलेशन निकाल पाएंगे कि इनका रिलेशन क्या आएगा, और ये दो जो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन है, ये एक पहले वाला ये और ये दूसरे वाला, दोनों रिलेशन हम क्या कह देंगे कि ये दोनों रिलेशन साइन रूल है। पर इनमें आपने एक चीज नोटिस की कि इसमें भी B साइन अल्फा है और इसमें भी B साइन अल्फा। अगर इसमें भी B साइन अल्फा है और इसमें भी है, तो इन दोनों को भी इक्वल किया जा सकता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो यहां पे ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि B साइन अल्फा B बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू A बाय साइन बीटा
इज इक्वल टू r बाय साइन थीटा। आप इसमें से जानते हो कि आपको अल्फा नहीं पता है लेकिन थीटा आपको पता है, तो यहां से जब आपको थीटा पता होता है, रिजल्टेंट आप निकाल लेते हो, तो आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो ये जो इसको हम रूल साइन रूल या कोसाइन रूल भी कहते हैं। कोसाइन रूल कैसे होगा कि अगर हम इसको कोसाइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको कोसाइन भी चेंज कर सकते हैं, साइन या कोसाइन रूल कह सकते हैं। तो इस हमसे हमें पता चल गया कि साइन और कोसाइन के बीच रिलेशन कैसा है। अगर अब हम बात करें कि हमें निकालना है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होगा? बेस बटे परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट थीटा यहां से क्या आ जाएगा? अगर हम अल्फा और थीटा की फॉर्म में निकालना चाहें, अगर ये टेंजेंट थीटा हमें निकालना है तो अल्फा की फॉर्म में अगर निकालना चाहें तो Sn बाई Pn। तो यहां पे अगर कोई कहता है आपको कि ये ए बी निकाल दिया हमने, अब इसको हटा सकते हैं। तो अगर हमें कोई कहता है कि टेंजेंट थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा क्या होगा? P परपेंडिकुलर क्या है? Sn डिवाइडेड बाई Pn। यहां से Sn डिवाइडेड बाई Pn यहां से हम निकाल सकते हैं। और Sn हमें क्या दिया गया है? हमें थीटा की फॉर्म तो नहीं लेनी, दूसरी ले सकते हैं हम। तो थीटा की फॉर्म को हटा के या थीटा की फॉर्म भी ले सकते हो। तो Sn बाय Pn यहां क्या लिख सकते हो कि Sn क्या होगा? Sn की जो वैल्यू दी होगी Pn की, उसको थीटा कहते हैं। ठीक है, ये तो वैसे भी अगर कंपोनेंट की फॉर्म देखें, कंपोनेंट दे रखा हमारा, तो उसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिख देंगे और उसको भी दूसरे नीचे वाले कंपोनेंट को भी निकाल देंगे। तो यहां से हमारा टेंजेंट थीटा आ जाएगा अगर कोई पूछता है। अगर बात करता है टेंजेंट अल्फा की, अगर कोई बात करता है टेंजेंट अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? Sn डिवाइडेड बाय बेस क्या है? On। On को हम क्या लिख सकते हैं? Sn क्या है? b sin थीटा। और नीचे वाले को On को क्या लिख सकते हैं हम? OP प्लस Pn। समझ रहे हो? OP प्लस Pn। OP क्या है? ये वाला OP प्लस Pn। Pn क्या है? b cos थीटा और ये a। तो यहां पे b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस में b cos थीटा। ठीक है, यहां से जो रिलेशन आ गया टेंजेंट अल्फा का, अगर कोई कहता है कि हमें अल्फा निकालो, तो हम थीटा हमारे पास दिया होता है, उससे हम निकाल सकते हैं कि ऊपर उससे अपोजिट b sin थीटा जो दूसरा कंपोनेंट है उसका, और नीचे क्या करते हैं? दो a प्लस b cos थीटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे अगर कि जैसे वो रिलेशन दिया हो कि टेंजेंट अल्फा निकाल लो, ये हमारा रिलेशन हो गया कि टेंजेंट अल्फा में कैसे निकालना है। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम्स लेते हैं। इस पे हमें ये फॉर्मूले पता चल गए, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लिखे रहेंगे, इनके साथ बाद में वो करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं रिजल्टेंट का। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई मोटर बोट है, अब तो पहले तो हमें डायरेक्शन देनी है कि कोई मोटर बोट है नॉर्थ की तरफ जा रही है। सामने ये क्या होता है? नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। अब जब भी हम बात करते हैं डायरेक्शन की, हमारी सामने वाली को हम ऊपर वाली को नॉर्थ कहते हैं, उस साइड को ईस्ट, उस साइड को वेस्ट और ये साउथ। अब किसी ने कहा कि नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर हम कोई बोट ले रहे हैं, उसको मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट v भी मानते हैं, वो इस डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। और अब कहते हैं कि जो पानी है वो चल रहा है कि द वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर की चलता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है ना, थोड़ा सा उस साइड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा उस साइड। ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये ईस्ट है, इसके साउथ के ईस्ट में
60 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाटर करंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। यही मेन हमारा मुद्दा है कि जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, कि वो रिजल्टेंट जो आएगा उसका बोट के साथ किस डायरेक्शन में, मतलब कहने का मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया कि बोट एक्चुअली में किस डायरेक्शन में चलेगी जब ऐसे पानी में बह रही है। देखो अगर कोई बोट है, ऐसे कोई चीज फेंकते हैं, सामने से हवा आ जाए तो हमारी चीज वहां पड़ेगी। अगर ऐसी कोई हवा आती है, मान लो ये चीज हम इस साइड फेंकना चाहते हैं और इस साइड से कोई हवा आती है, प्रेशर के कारण वो इस साइड पड़ेगी। तो यही हमें बताना है कि वो डाइवर्ट कितनी होगी, नॉर्थ से वो किस डायरेक्शन में डाइवर्ट होगी और कितनी होगी वो हमें बताना है। तो हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर उसमें क्या कहा गया है कि एक वेक्टर ये है v ऑफ सी करंट का मान लिया आपने वाटर का, और ये बोट का मान लिया, इस वेक्टर ये वेक्टर दो वेक्टर मान लिए, तो रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा कहीं ना कहीं। मान लो ये वाला रिजल्टेंट आ गया r, ठीक है। अब रिजल्टेंट आ गया, अब हमें इस रिजल्टेंट को बनाने के लिए इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर खींचना पड़ेगा। तो यहां पे हम एक पैरेलल वेक्टर खींचेंगे, कितनी लेंथ का, इतनी ही लेंथ का, ठीक है। इतनी लेंथ का हमने एक पैरेलल वेक्टर खींचा, ठीक है, इसके पैरेलल ये वेक्टर खींच गया यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जो ये वेक्टर किया हमने, तो यहां से एक वेक्टर आ गया जो इनका होगा, और ये जो इस पॉइंट को जो मिलाएगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था, तो हम इसको भी एक दफा मिला देते हैं। ये वेक्टर मिल गया, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये 60 डिग्री था, ये रिजल्टेंट आ गया, और ये n था, इसको हम o मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ये vc है। तो यहां पे इस वेक्टर को एक पैरेललोग्राम बना दिया no, इसको p और इसको आप s मान लो, और ये आपको सेंटर है o, OPSN, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना, हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, सिंपली हमने अभी फॉर्मूला सीखा था ये वाला, अगर दो वेक्टर किसी डायरेक्शन में दिए हुए थीटा एंगल पे, तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये जो दो वेक्टर हैं, ये कितना बच गया, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये जो एंगल पूरा बच गया, इसको हम थीटा कहेंगे, और थीटा यहां से क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। और जो एंगल ये वाला एंगल है, इसको हम अल्फा कहेंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द बोट, बोट मींस रिजल्टेंट, और किस किसके साथ, इसके साथ जो एक्चुअल में अगर करंट नहीं होता, पानी नहीं होता, बहता हुआ पानी, तब उसकी बोट की होती। समझ पा रहे हो ना। इसमें क्या है कि एक बोट ऐसे जा रही है और पानी इस साइड में बह रहा है, तो वो बोट सीधी जाने की बजाय ऐसे बहेगी, और जो बहेगी ना वो डायरेक्शन डाइवर्ट है एंगल अल्फा, और ये जो रिजल्टेंट को क्या कहा गया, उसकी डायरेक्शन, उसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो वो हमें बताना है। एक जर्नल प्रॉब्लम्स है कि हम इसको कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे पैरेललोग्राम के लॉ का यूज करके इसको निकालने की। हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, अगर हमें आर रिजल्टेंट निकालना है तो उसका क्या होगा, पहला वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, इसको VC और VB, VC का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VC VB और कोस थीटा कितना है, 120 डिग्री, और उसका स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। इसका यूज करके हम VC कितना है, अगर आपको दिया गया किलोमीटर्स में पर हावर, तो आप उसको मीटर पर सेकंड बना लो। अगर आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी काम चल सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि आप उसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लो। ऐसा यूनिट में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, 25 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे क्या, इसको बनाने के लिए क्या करो, 25 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय हावर को सेकंड में बनाने के लिए, एक हावर में कितनी मिनट होती है, 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, तो 25 बाय 3600।
तो ये इतनी 250/36 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी होगी बोट। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में यूज भी कर सकते हैं, इसको लेंथी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे किलोमीटर में ही करेंगे। वैसे आपका फायदा इसी में है कि आप मीटर पर सेकंड में ही इसका आंसर यूज करो, और फाइनल अगर किलोमीटर में दिया हुआ है आंसर तो किलोमीटर के हिसाब से निकाल लो, वरना कोशिश करो कि आपकी गलती ना हो, चीजें मीटर पर सेकंड में रहे। कहने का मतलब अगर यूनिट चेंज हो जाती है तो आपका आंसर गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पे यूनिट की बात आती है, यहाँ पे तो रिजल्टेंट है, दोनों में सेम यूनिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दो यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन है वहां पे ऐसा यूनिट में आपको लेना जरूरी है, तो वहां पे आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। करंट की वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है करंट की वेलोसिटी। तो 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 25 इंटू कोस 120 डिग्री। अब बात करोगे, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में कोस को कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर हम निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 25 625 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय कोस 120 क्या होता है। कोस 120 को निकालना आसान है, इसको क्या करेंगे कोस 90 प्लस 30, ठीक है। अगर 90 आ जाता तो उसका मतलब होता है चेंज, तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन 30 उसके पीछे ये लग जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। सॉरी 1/√3 नहीं, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना करोगे तो 1/2। तो यहां पे जो भी वैल्यू आएगी साइन 30 की वो आएगी 1/2। तो यहां पे आप 1/2 लिखोगे और उसका स्क्वायर रूट करोगे, तो यहां से 100 प्लस 725 प्लस ये कितना हो गया 250, तो यहां पे कितना हो गया 975 का स्क्वायर रूट। तो यहां से हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 975। यहां से आप निकाल सकते हो कि स्क्वायर रूट 975। ये सिंपल कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हो। आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, इसके लिए मैं क्वाड्रेंट की एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होता है। उसके लिए भी अभी लेटेस्ट 1-2 दिन के अंदर आपकी वीडियो आ जाएगी कि क्वाड्रेंट क्या होता है। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं। बेसिकली अभी समझ लें कि साइन 120 कोस 120 साइन 30 होता है, दैट इज 1/2। यहां से हमने आर की वैल्यू निकाल दी। अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, थीटा हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, थीटा 120 है, रिजल्टेंट हमें पता चल गया, तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हम स्क्वायर रूट 975 अप्रोक्सीमेट 22 आ जाता है ये, तो अप्रोक्सीमेट हम 22 मान लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 90 अगर हम करें स्क्वायर रूट ऑफ 975, ये अप्रोक्सीमेट 22 ऐसा आ जाता है, ठीक है। 22 नहीं कह सकते इसको, कुछ ज्यादा ही आएगा, ये आएगा, ठीक है। आप देख लो, इसको कुछ भी आ जाए वो उस हिसाब से देख सकते हो। तो यहां से अगर हमें थीटा दे रखा है, रिजल्टेंट हमारा आ गया और हमें निकालना है साइन अल्फा निकालना है, तो यहां से b बाय में साइन अल्फा इसका यूज करेंगे इज इक्वल टू r बाय में साइन थीटा। तो यहां पे जो साइन थीटा है वो 120 है, तो b साइन अल्फा इज इक्वल टू r कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 975 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा यहां पे कितना है, साइन थीटा कितना है साइन 120, तो साइन 120 कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा -√3/2, ये हो जाएगा कोस 30 माइनस कोस 30। ये बताऊंगा मैं आपको कैसे आया है क्वाड्रेंट वाले में। अभी के लिए माइनस
वो माइनस हो जाता है cos 30, ये प्लस रहता है कोऑर्डिनेट की वजह से, तो यहाँ पे -√3/2 आप लिख दोगे। अगर आपको साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बी आपको दिया गया है कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ पे VC कह सकते हो आप, VC लिख दो। तो यहाँ पे साइन अल्फा इनको रिवर्स कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 किलोमीटर पर हावर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 975 मल्टीप्लाई बाय -√3/2। तो यहां से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। तो इस रिलेशन से आपको बेसिकली मेथड समझ आना चाहिए। ये कैलकुलेशन तो आपकी वो है कि आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आ जाएगा। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो साइन इनवर्स यहां से करके 10 किलोमीटर। ये यहां ऐसे कैसे आया, ये नीचे आ जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यही लिखा है 10 किलोमीटर है ये VC और इसके साथ -√3/2 मल्टीप्लाई किया है और नीचे जो आ जाएगा ये आ जाएगा ऊपर साइन अल्फा। तो यहां से हम पता चल गया कि अगर हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम दी गई है तो उसमें हम वेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। आज का यही था कि हमें सीखना था रिजल्टेंट कैसे निकालना है और इनको यूज कैसे करना है। बेसिकली इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पर यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि हमेशा आप ऐसा यूनिट का यूज करें। अभी मैंने सर डायरेक्ट यूज कर दी, लेकिन आप इसको मैं लेंथी से बचने के लिए किया, लेकिन आप यूज करो ये हमेशा ऐसा यूनिट ताकि आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसको ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट क्या है मीटर, अगर लेंथ की बात करें मीटर है, अगर वजन की बात करें तो किलोग्राम है, और अगर बात करें हम टाइम की वो सेकंड में। हमेशा आप उसको किसमें चेंज करोगे, हमेशा ऐसा यूनिट में चेंज करोगे और उससे आप सोल्व कर सकते हो हर तरह की प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थी, जो वाटर करंट है इस एंगल पे जाएगा, दैट इज ये अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इनवर्स का करके जो आंसर आएगा, ये कोई लेंथ ही नहीं है, इसको बस ये थोड़ा डिवाइड करने में वो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और ये बिल्कुल आसान हो गया कि रिजल्टेंट निकालना है दोनों का। तो वो पैरेललोग्राम लॉ हमने लगाया, पैरेललोग्राम लॉ लगा के वहां से एंगल निकालना और हमें अल्फा क्या है करंट के इसके बोट की असली डायरेक्शन थी और जो उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन अभी चल रही है वो डायरेक्शन का हमें पता चल गया। ठीक है, और उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे और वेक्टर को कैसे कैसे रिजोल्यूशन कर सकते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे होती हैं, उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।